आज हम उस सफर की बात करेंगे जो हर रोज हमारी थाली में आकर खत्म होता है, लेकिन शुरू होता है एक छोटे से बीज से। हम बात करेंगे फसल उत्पादन की, यानी कि खेतों से हमारी मेज तक के भोजन की पूरी कहानी। हमारे पास कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय पर आधारित कुछ नोट्स हैं, जिनकी मदद से हम इस पूरी प्रक्रिया की गहराइयों को टटोलेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ खेती के बारे में नहीं है। ये उस विज्ञान, तकनीक और मेहनत को समझने के बारे में है जो अरबों लोगों का पेट भरती है। हम बीज बोने से लेकर अनाज के भंडारण तक हर कदम को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से। यहाँ नोट्स में एक चित्र है जिसमें एक किसान बैलों की मदद से खेत जोत रहा है, और एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक इंसान घुमंतू थे। नोमैडिक मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। वे भोजन और रहने की जगह की तलाश में घूमते रहते थे। फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया, चावल गेहूं उगाए, और लिखा है इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। और वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब इंसानों ने ये समझ लिया कि वो खुद पौधे उगा सकते हैं, तो उन्हें भटकने की जरूरत नहीं रही। और यहीं से फसल का कॉन्सेप्ट आया। हाँ, या फसल की परिभाषा भी दी है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल। बिल्कुल। मतलब जब किसी बहुत बड़े खेत में सिर्फ एक ही तरह के पौधे उगाए जाएं, मान लीजिए सिर्फ गेहूं, तो वो गेहूं की फसल कहलाएगी। और भारत में तो मौसम इतना अलग अलग है, तो फसलें भी अलग अलग तरह की होती होंगी। नोट्स में 2 मुख्य प्रकार बताए हैं। पहला है खरीफ फसल। जी, खरीफ फसलें मतलब वो फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसका समय दिया है जून से सितंबर, और उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। हाँ, क्योंकि इन सबको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इन्हें मानसून में उगाते हैं। धान यानी चावल तो बिना भरपूर पानी के हो ही नहीं सकता। और दूसरा प्रकार है रबी फसल। रबी फसल परिभाषा है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। समय है अक्टूबर से मार्च। और उदाहरण में है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। तो इन्हें खरीफ की तुलना में कम पानी चाहिए। ये सर्दियों की नमी पर ज्यादा निर्भर करती हैं। वैसे एक नोट और भी है कि कई जगहों पर दालें और सब्जियां गर्मियों में भी उगाई जाती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने फसलों के प्रकार समझ लिए हैं, तो उस प्रक्रिया पर आते हैं जो बीज को फसल बनाती है। नोट्स में इसके 7 चरण बताए गए हैं, एक पूरा चक्र। और ये चक्र बहुत जरूरी है। इसका क्रम नहीं बदल सकते। हर कदम मतलब अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है। एक भी चरण छूका तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो पहला और सबसे बुनियादी कदम मिट्टी तैयार करना, यानी बीज बोने से पहले खेत को तैयार करना। लिखा है कि मिट्टी को पलटना और पोला करना मतलब ढीला करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा क्यों? सीधी जमीन में बीज क्यों नहीं बो सकते? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, एक बीज को उगने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी और फैलने के लिए जगह। सख्त जमीन में ये तीनों ही मुश्किल हैं। जब मिट्टी को जोतकर नरम मतलब भुरभुरा बनाया जाता है, तो पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जाती हैं और उन्हें सांस लेने के लिए हवा मिलती है। अच्छा, और यहाँ लिखा है कि ये केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायक है। केंचुओं को तो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसीलिए, क्योंकि वो बिना किसी मशीन के चुपचाप अपना काम करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मतलब एक तरह की प्राकृतिक पौष्टिक खाद। तो केंचुए कुदरत के हल हैं एक तरह से। और मिट्टी को उलटने पलटने की इसी प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई के औजारों में भी समय के साथ बहुत बदलाव आया है। यहाँ 3 औजार दिखाए हैं। पहला है हल, प्राचीन औजार, लकड़ी का बना, बैल खींचते हैं। हाँ, ये तो हमने फिल्मों में या गांव में देखा ही है। बहुत पुराना तरीका है ये। दूसरा है कुदाल। लिखा है एक सरल औजार, खरपतवार निकालने और मिट्टी पोड़ा करने के लिए। कहा गया है कि श्रम और समय दोनों की बचत होती है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है। जहां हल से एक खेत जोतने में कई दिन लगते थे, कल्टीवेटर कुछ घंटों में काम खत्म कर देता है। इससे किसान की मेहनत और समय दोनों बचते हैं। तो ठीक है, मिट्टी अब तैयार है, नरम और उपजाऊ। अब दूसरा चरण आता है, बुआई मतलब बीज बोना। बिल्कुल, और सही बीज को सही तरीके से बोना बहुत जरूरी है। बुआई के भी 2 तरह के औजार बताए गए हैं। पहला
परंपरागत औजार। ये कीप मतलब फनल के आकार का होता है। जी, इसमें ऊपर से बीज डालते हैं और वो पाइप के जरिए जमीन में चला जाता है। पर इसमें एक दिक्कत थी। क्या? बीज ना तो बराबर दूरी पर गिरते थे, ना ही सही गहराई पर। कुछ तो ऊपर ही रह जाते जिन्हें पक्षी खा लेते थे। अच्छा, और इसका आधुनिक समाधान है सीड ड्रिल। इसके लाभ हैं कि बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है और बीज मिट्टी से ढका रहता है। हाँ, सीड ड्रिल ये सारे काम एक साथ करती है। वो ट्रैक्टर से चलती है और बीजों को बिल्कुल सटीक दूरी और गहराई पर बोती है, और साथ साथ उन्हें मिट्टी से ढक भी देती है ताकि वो सुरक्षित रहें। यहाँ नर्सरी का भी जिक्र है, धान जैसे कुछ पौधों के लिए। हाँ, कुछ पौधे जैसे धान या टमाटर शुरू में बहुत नाजुक होते हैं, तो उन्हें सीधे खेत में नहीं बोते। पहले उनके छोटे छोटे पौधे एक सुरक्षित जगह मतलब नर्सरी में तैयार करते हैं। जब वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं तब उन्हें खेत में लगा देते हैं। अब बीज मिट्टी में पहुंच गया है तो उसे पोषण चाहिए। ये हमें तीसरे चरण पर लाता है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। खाद, जिसे मैन्योर कहते हैं, वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। गोबर सड़ी गली पत्तियों से बनती है, और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर वो फैक्ट्रियों में रसायनों से तैयार किए जाते हैं। नोट्स में एक प्रयोग का चित्र है। 3 ग्लास है, ए, बी और सी। ग्लास ए में गोबर की खाद है, बी में यूरिया यानी उर्वरक और सी में कुछ नहीं। इसमें दिखाया है कि यूरिया वाले ग्लास में पौधे की ग्रोथ सबसे तेज है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उर्वरक बेहतर है? नहीं, यहीं पर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फायदों को समझना होगा। उर्वरक एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। वो पौधे को तुरंत पोषण देते हैं जिससे वो तेजी से बढ़ता है। उनमें NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि उर्वरक लंबे समय में मिट्टी की सेहत को खराब करते हैं, उसे बंजर बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाद एक संतुलित पौष्टिक भोजन की तरह है। वो धीरे धीरे काम करती है, पर मिट्टी की संरचना को सुधारती है, उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ाती है। तो मतलब उर्वरक फसल को तेजी से उगाता है, लेकिन खाद मिट्टी को जिंदा रखती है। बिल्कुल सही। इसीलिए जैविक खाद को हमेशा बेहतर माना जाता है। यहाँ खाद के और भी लाभ बताए गए हैं, जैसे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। सरंध्र मतलब पोरस, जिससे जड़ों को हवा मिलती है। और मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जी, केंचुआ जैसे जीव। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने का एक और तरीका बताया है, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। ये एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। मतलब हर साल एक ही खेत में एक ही फसल न उगाना, फसलें बदल बदल कर लगाना। जैसे एक साल गेहूं तो अगली बार कोई फलीदार फसल जैसे चना। और फलीदार फसलें तो मिट्टी के लिए और भी फायदेमंद होती है ना? यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया का जिक्र है। हाँ, ये प्रकृति का एक चमत्कार है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है और वो हवा की नाइट्रोजन को खींचकर उसे खाद में बदल देता है। एक तरह से पौधे की जड़ में ही एक प्राकृतिक खाद की फैक्ट्री लगी होती है। वाह! तो अब मिट्टी तैयार है, बीज बो दिया, उसे पोषण भी मिल रहा है। अब पौधे को चाहिए पानी। ये है हमारा चौथा चरण, सिंचाई। और पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। पौधों के अंदर लगभग 90% पानी ही होता है। यही पानी पोषक तत्वों को घोलकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है और बीजों के अंकुरण के लिए भी जरूरी है। सिंचाई के स्रोत दिए हैं, जैसे कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, नदियां, बांध और नहर। और इसके तरीकों में भी पारंपरिक और आधुनिक का फर्क है। हाँ, पारंपरिक तरीके जैसे मोट, छेन पंप, ढेकी, राहट ये सस्ते थे, पर इनमें मेहनत बहुत लगती थी और सबसे बड़ी बात, पानी बहुत बर्बाद होता था। जो आज के समय में हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तो आधुनिक विधियां क्या हैं? यहाँ 2 का जिक्र है, छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप के जरिए पूरे खेत में बारिश की फुहारों की तरह पानी छिड़का जाता है। ये ऊंची नीची जमीन के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा है ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। इसमें लिखा है कि पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों में जाता है और जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें पाइपों से पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में ही गिरता है। एक भी बूंद बर्बाद नहीं होती। जहां पानी की भारी कमी है, उनके लिए ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। तो अब पौधे को हवा, पानी, भोजन सब मिल रहा है, लेकिन अब उसके कुछ दुश्मन भी आ जाते हैं। 5वां चरण, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार आखिर हैं क्या? खरपतवार असल में फसल के अनचाहे मेहमान हैं। मतलब
वो फालतू पौधे जो मुख्य फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। और समस्या ये है कि ये फसल का जल, पोषक तत्व और प्रकाश सब छीन लेते हैं। हाँ, ये हमारी फसल से कंपटीशन करते हैं। अगर इन्हें ना हटाया जाए तो ये फसल की पैदावार बहुत कम कर सकते हैं। तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है भौतिक तरीका, मतलब उन्हें हाथ से या खुरपी से उखाड़ फेंकना। और दूसरा है रासायनिक, जिसमें खरपतवारनाशी मतलब वीडीसाइड्स नाम की दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जैसे 2,4-D। यहाँ एक चेतावनी भी दी है कि छिड़काव करते समय मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब आता है वो समय जिसका किसान को महीनों से इंतजार होता है, छठा चरण, कटाई, हार्वेस्टिंग। बिल्कुल, ये मेहनत का फल मिलने का समय है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। इसके लिए औजार दिखाए गए हैं, दरांती यानी सिकल। हाँ, ये हाथ से कटाई का पारंपरिक औजार है। फिर दानों को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेशिंग और फटकना जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। और यहाँ भी टेक्नोलॉजी आ गई है, कंबाइन मशीन के रूप में। लिखा है ये हार्वेस्टर और थ्रेशर का मिलाजुला रूप है। कंबाइन एक बहुत बड़ी मशीन है जो फसल को काटने और दानों को भूसे से अलग करने दोनों काम एक साथ कर देती है। इससे समय और मेहनत की बहुत बचत होती है। और इसी खुशी में भारत के अलग अलग हिस्सों में कटाई के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू। जी, ये त्योहार हमारी कृषि संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। फसल कट गई, दाने अलग हो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 7वां और आखिरी चरण है भंडारण यानी स्टोरेज। हाँ, और ये बहुत ही जरूरी कदम है क्योंकि अनाज का सबसे बड़ा दुश्मन है नमी। अगर अनाज में थोड़ी भी नमी रह गई तो उसमें कीड़े और फंगस लग सकते हैं। इसलिए भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना सबसे जरूरी है। भंडारण के भी अलग-अलग तरीके हैं। छोटे पैमाने पर, जैसे घरों में, लोग नीम की सूखी पत्तियां डालकर रखते हैं। ये एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है क्योंकि नीम में कीटनाशक गुण होते हैं। और बड़े पैमाने पर? बड़े पैमाने पर अनाज को जूट के बोरों या धातु के बड़े बड़े पात्र मतलब बिन्स में रखा जाता है। और जब बात सरकार द्वारा लाखों टन अनाज के भंडारण की हो तो उसके लिए विशाल साइलो और भंडारगृह यानी ग्रेनरीज बनाए जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई फसलों की बात। लेकिन कृषि का एक और अहम हिस्सा है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल, खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पशुपालन का मतलब है दूध, अंडे या मांस जैसे खाद्य पदार्थों के लिए जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना। जैसे दूध के लिए गाय भैंस, हाँ और मांस या अंडे के लिए मुर्गी बकरी। जी, और इसमें समुद्री भोजन यानी सी फूड भी शामिल है, जैसे मछली। मछली के बारे में एक नोट है कि इससे कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो पशुपालन से हमें सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि पोषण से भरपूर कई दूसरी चीजें भी मिलती हैं। तो ये था एक बीज का फसल बनने और फिर हमारी थाली तक पहुंचने का पूरा सफर। आखिरी स्लाइड में एक सारांश दिया है। हमने क्या सीखा? इसमें मुख्य शब्द हैं फसल, जुताई, सीड ड्रिल, खाद, ड्रिप तंत्र, खरपतवार, थ्रेशिंग और पशुपालन। जी, ये इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन्हें याद रखने से पूरा अध्याय आसानी से दोहराया जा सकता है। तो हमने मिट्टी तैयार करने से लेकर भंडारण तक के सभी 7 चरणों को समझा, पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के बीच का फर्क देखा और खाद उर्वरक जैसे विषयों की गहराइयों में भी गए। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हम हर रोज जो खाना खाते हैं उसके पीछे कितना विज्ञान और कितनी मेहनत छुपी है। और आगे की चुनौती ये है कि हम बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, पर इस तरह कि हमारी मिट्टी और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। यही आधुनिक कृषि का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।